गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग? होप सो काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे चिकपी के बारे में। मतलब हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी पल्सेस आपको पढ़नी है वो सारे पल्सेस को हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चिकपी से, ठीक है। तो इनके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम लोग जितने भी पल्सेस हैं आपके, उनके डिटेल में पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बता दूं कि जो डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं आपको एज इट इज़ याद करना है। आप 1000 बुक पढ़ेंगे तो आप 1000 पर कंफ्यूज होंगे, ठीक है। आपको हर एक बुक में अलग अलग डेटा मिलेगा, बट जो डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ICAR का डेटा है। तो इसलिए आपको जो मैं प्रोवाइड करूँगा उसको आप एज इट इज़ याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करें अपने सेशन को। नो वेरी गुड। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं इन ये दिखाई कैसा पड़ता है। बहुत लोग होंगे जो चिकपी की कल्टीवेशन को नहीं देखे होंगे, तो एक बार देख लीजिए। ये जो है ना वो चिकपी का क्रॉप है। आप खाए भी होंगे इसको, है ना। आप खाए हो ना चिकपी, या खाए होंगे जिसको आप चना बोलते हो। तो चलिए आप मुझे को ये बताएंगे कि आप एक काम करो, आप जाए फील्ड पे जाओ और उसको उखाड़ लो, ठीक है। चिकपी के क्रॉप है उसको उखाड़ लो और उसको ऐसे ही खाने लगो। आप जब इसको ऐसे ही खाओगे ना तो आपको कुछ कड़वाहा टेस्ट लगेगा, मतलब कि नमकीन नमकीन जैसा टेस्ट आएगा। ये किसकी वजह से आता है आप जरा सोच के रखो, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। मेरे क्वेश्चन समझ लिया ना कि समझ नहीं समझे? अरे भाई, आप जब आपको मैंने क्या किया कि चिकपी का प्लांट को उखाड़ा और आपको मैंने दे दिया, लो भाई खाओ उसको। अब तुम उसको खाओगे ना बिना धोए हुए, तो ये आप थोड़ा सा सॉल्टी टाइप का टेस्ट आएगा, थोड़ा सोवर टेस्ट आएगा। ये किसकी वजह से आता है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। अगर आपको अभी आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। चलिए आगे हम देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है? देसी चना है, इसी का सीड है ये। तो इसके दो फॉर्म होते हैं, एक है आपका देसी चना और एक आता है काबुली चना, ठीक है। होप्स आप सब ने खाया होगा इसको। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस के बारे में। तो अगर हम बात करें चिकपी का जो बोटेनिकल नेम होता है, अगर देसी चना किसकी बात कर रहे हैं हम? इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या है? देसी चना। तो इसकी बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है साइसर एराइटिनम, ठीक है। और इनका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n = 14। दैट मीन्स 2n क्या यहाँ पे शो कर रहा है? डिप्लॉइड शो कर रहा है। तो 14 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है। और इनका टेस्ट वेट जो होता है वो 140 से आपका 250 ग्राम के अप्रॉक्स आप मान के चलिए, ठीक है। 140 से 250 ग्राम के आसपास इसका टेस्ट वेट होता है। और काबुली चना की बात करें तो ये देखिए, ये है आपका काबुली चना। तो काबुली चना जो होता है, इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है साइसर काबुली कम, ठीक है। और इनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 16 होता है। और इनका टेस्ट वेट जो होता है वो 260 ग्राम से लेकर 450 ग्राम के बीच में होता है, मतलब इतना रेंज में याद कर लेंगे, ठीक है। फैमिली इसका बिलोंग करता है ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से। इसको हम फेबेसी फैमिली से बोल सकते थे। वो कई बार ना क्या करते हैं लोग, रट लेते हैं कि हाँ फैमिली लेग्यूमिनेसी, ठीक है, और हल्का सा ऑप्शन घुमा के दे दिया। कई बार क्या होता है ना कि अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उनके फैमिली के नाम दो होंगे, जैसे कि इनको हम लेग्यूमिनेसी या फिर फेबेसी फैमिली बोलते हैं, ठीक है। तो आपने रट के चला गया लेग्यूमिनेसी, बट ऑप्शन में फेबेसी दिया हुआ है। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि लेग्यूमिनेसी का ही दूसरा नाम क्या है? फेबेसी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओरिजिन क्या है इसका? साउथ वेस्ट एशिया। आपको पता है साउथ ईस्ट एशिया जो है वो आपके वीट का है, और साउथ वेस्ट एशिया जो है वो आपका किसका है? पेडी का है, ठीक है। याद है कि नहीं याद है अभी तक? चलिए ठीक है। तो जो आपका पेडी का ओरिजिन है वो भी वही आपका चिकपी का ओरिजिन है। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें प्रोटीन आपका 21% होता है, फैट इसमें होता है 4.5%, इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है और इसमें विटामिन सी पाया जाता है। फ्रेंड्स, आप कई बार आप देखे होंगे गांव में लोग क्या करते हैं, या फिर जो लोग जिम करते हैं वो क्या करते हैं, रात में वो सोएंगे उस टाइम चना को फूलने के लिए डाल देंगे और फिर उसको सुबह खाएंगे। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक वो पर्सन है जो कि चना को फुलाता है और खा लेता है, एक दूसरा पर्सन वो है जो कि चना को अंकुरित करता है फिर उसको खाता है। आप सुने होंगे अपने बुजुर्गों से या फिर अपने पापा मम्मी से पूछ सुनिएगा, तो बताएंगे कि जो अंकुरित चना होता है ना वो ज़्यादा फायदा करता है एज़ कम्पेयर टू जो कि फूला हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें अंकुरित होने के बाद उसमें विटामिन सी का जो मात्रा है वो बढ़ जाता है, जो आपको स्कर्वी डिजीज से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। समझ रहे हो? तो इसलिए
आप हो सके तो चना को अंकुरित करके खाओ, वो ज़्यादा फायदा आपको करेगा। ठीक है। अगर आपसे मैंने जस्ट कुछ देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि जब आप उसके प्लांट को उखाड़ के वैसे ही बिना धोए खाते हो तो थोड़ा सा वो टेस्ट उसका कड़वाहट आता है, सॉल्टी टाइप का आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसमें दो एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। अब इस मात्रा की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैलिक एसिड होता है, फिर आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, मैलिक एसिड 90 to 96% होता है और आपका ऑक्जेलिक एसिड 4 to 10% होता है। ठीक है। एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है वो एरिया की कंपैरिजन करें या फिर प्रोडक्शन के लेके चलें तो दोनों में नंबर 1 रैंक पे है। ठीक है। जो है आपका चिकपी का एरिया भी सबसे ज़्यादा इंडिया के पास है, प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा इंडिया के पास होता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। और अगर इंडिया बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश का जो है वो फर्स्ट रैंक पे आता है। तो आपको पूछेगा कोई क्वेश्चन कि भाई चिकपी का सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होता है या फिर इसका एरिया और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो इंडिया में है। ठीक है, और इंडिया में कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। बस आप इतना रखिएगा। और फ्रेंड्स आपको पता है कि जितने भी पल्सेस हैं आपके, चाहे वो पिजन पे की बात करें चाहे वो लेल्टिन की बात करें, तो जितने भी आपके पल्सेस है उसमें से जो चिकपी है वो मेजर पल्सेस में आता है हमारे इंडिया में। ठीक है, समझ रहे हो। चलिए आगे बात करें, इनके इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे तो एक्सिलरी रेशम इनका क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है। और आपको पता है कि जो चिकपी होता है ना वो अपना नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट, आपको पता है कि भाई इसको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट जो होता है ना वो 75% ये खुद ही उसकी फुलफिल कर लेती है। मतलब कि भाई चिकपी को जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होता है उनमें से 75% नाइट्रोजन ये खुद ही क्या कर लेता है, रिकवर ले लेता है। ठीक है, आपको केवल 25% अपने फील्ड में नाइट्रोजन को देना पड़ता है, जिसको आप यूरिया के फॉर्म में देते हो। ठीक है। इनमें की रूट की बात करें तो टैप रूट पाया जाता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। ठीक है, अब मोस्टली आपको टैप रूट डाइकोट और पल्सेस में देखने को मिलता है। ठीक है। इनकी वैराइटीज़ की बात करें तो वैराइटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और इसलिए आपको एज इट इज़ इतनी ही वैरायटी को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो भाई पूछा गया था कि म्यूटेंट रेजिस्टेंट वैरायटी चिकपी का कौन सा है, तो RS11 है, जो कि ड्राउट रेजिस्टेंट भी है, मतलब जो राजस्थान के क्षेत्र है वहाँ पे मोस्टली इसको कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है। विल्ट रेजिस्टेंट की बात करें तो अवरोधी जो है वो विल्ट रेजिस्टेंट है। ठीक है। और अपर्णा एक ऐसा वैरायटी है जिनके जो ग्रेन होते हैं ना, आप देखेंगे ऊपर आपने दिखाया था जब देसी चना, तो उसका कलर जो है वो कैसा हो गया था, ब्राउन हो गया था। ठीक है, स्टार्टिंग में वो ग्रीन होता है, बाद में वो ब्राउन कलर का कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अपर्णा आप कल्टीवेट करोगे ना तो इसका जो ग्रेन का कलर होता है वो हमेशा ग्रीन ही रहेगा, वो कभी भी ब्राउनिश कलर का नहीं होता है, हमेशा ग्रीन रहता है। ठीक है। चाफा जो होता है वो एक ऐसा वैरायटी है जो कि जल्दी मैच्योर होता है ना। पूसा 256 और BZ 256 जो है वो बेस्ट रेनफेड वैरायटी है, आप रेनफेड एरिया में इसको कल्टीवेट कर सकते हो। ICCC2 जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी है। ठीक है, तो इतने वैरायटी को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर हम बात करें क्लाइमेट और सॉइल की तो आपको पता है कि जो आपका चिकपी है वो एक रबी क्रॉप है, दैट मीन्स कि इसको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, ठंडा टेम्परेचर चाहिए। तो इनके लिए जो टेम्परेचर का रेंज है वो 24 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं मॉइस्चर से, हाई ह्यूमिडिटी से और फ्रॉस्ट से। ठीक है, फ्रॉस्ट अगर फ्लावरिंग के टाइम फ्रॉस्ट आ गया तो भाई आपका पूरा का पूरा जो चिकपी है वो ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो क्योंकि ये फ्रॉस्ट जब फ्लावरिंग के टाइम पे जब फ्रॉस्ट होता है ना तो इससे बहुत सेंसिटिव होता है, दैट मीन्स कि कभी भी एक्सेस मॉइस्चर आपको नहीं प्रोवाइड करनी है, मतलब एक्सेस इरिगेशन प्रोवाइड नहीं करनी है, हाई ह्यूमिडिटी प्रोवाइड नहीं करनी है, और फ्रॉस्ट अगर हो रहा है तो उससे बचने का कुछ जुगाड़ करना है, खासकर कब, फ्लावरिंग के टाइम पे। ये लॉन्ग डे प्लांट है और C3 प्लांट है। सॉइल इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्ले लॉम सॉइल रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। लैंड को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो आपको एक बार प्लॉइंग करना है, 2 से 3 बार हेरोइंग और प्लैंकिंग करना है। ठीक है, उसके बाद अपने फील्ड में क्रॉप को कल्टीवेट करने से 15 डेज पहले क्या करना है, आपको 5 to 6 टन पर हेक्टेयर आपको FYM डालनी है। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए बाकी आपको किसी क्रॉप की कल्टीवेशन करेंगे तो मिट्टी को वहाँ पे फाइन करनी पड़ती है, सॉइल को आपको काफ़ी फाइन करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप कल्टीवेट कर रहे हो तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, क्लॉडी एंड रफ सीड बेड आप प्रिपेयर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बाकी क्रॉप्स के लिए ऐसे नहीं होते, बाकी क्रॉप्स में आप पढ़ेंगे कि आप मिट्टी को जितना फाइन करेंगे उतना बेटर उसका जर्मिनेशन होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्लॉडी एंड रफ सीड बेड बनाएंगे। ठीक है। नौ सोइंग टाइम की बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से लेकर
तक हमको सोइंग कर देनी चाहिए। और इसको आप सीड ड्रिल के माध्यम से या फिर ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से भी कर सकते हो। ठीक है, सीड रेट की बात करें तो अगर देसी चना आप लगा रहे हो तो 70 to 80 केजी पर हेक्टेयर रखेंगे, और अगर आप काबुली चना लगा रहे हो तो फिर 80 to 100 केजी पर हेक्टेयर रखेंगे। इसका सीड रेट आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, स्पेसिंग की बात करें तो भाई देसी चना आप लगा रहे हो तो इसका स्पेसिंग रखेंगे प्लांट टू प्लांट 30 और रो टू रो आपका 10, तो 30 into 10 के सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में रखेंगे जब देसी चना लगा रहे हो। काबुली चना लगा रहे हो तो 45 into 10 के आसपास रखेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हम देसी चना की बात करें तो उसका सीड रेट कम है एज़ कम्पेयर टू काबुली चना। स्पेसिंग की बात करें तो देसी का जो सीड स्पेसिंग है वो कम है एज़ कम्पेयर टू काबुली। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, सोइंग डेप्थ की बात करें तो आपको 8 to 10 सेंटीमीटर के डेप्थ पे इसको सोइंग करना चाहिए। ठीक, सीड ट्रीटमेंट की बात करें, सीड ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं, ताकि जो फंगिसाइड्स जो फंगस हैं चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उससे हम क्योर कर सकें, है ना। तो इसके लिए हमको थायरम या फिर आप राइजोबियम कल्चर यूज़ कर सकते हो सीड ट्रीटमेंट करने के लिए, है ना। न्यूट्रिएंट की बात करें तो इसमें NPK जो होता है आपका 20 केजी पर हेक्टेयर होता है ना। वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए, अगर आपके पास इरिगेशन अवेलेबल है, मतलब आपके पास पर्याप्त पानी अवेलेबल है, तो आप 3 इरिगेशन करेंगे। कब करेंगे? फर्स्ट इरिगेशन ब्रांचिंग के टाइम करेंगे लगाने के 30 दिन के बाद। सेकेंड इरिगेशन जो है वो फ्लावरिंग के टाइम करेंगे 55 to 60 डे के बाद, है ना। और थर्ड इरिगेशन जो है आपका जब पोड उसमें बन जाएगा तब करेंगे 85 to 90 डेज़ में। ठीक है, तो ये 3 इरिगेशन कब करना है? जब आपके पास इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध हो। बट अगर नहीं है तो आप केवल 2 इरिगेशन प्रोवाइड कीजिए, एक ब्रांचिंग के टाइम, दूसरा आप फ्लावरिंग के टाइम। ठीक है, नो ये देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट सा इंटर कल्चर ऑपरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं निपिंग या फिर टॉपिंग। इसमें क्या करते हैं, जो आपके प्लांट्स हैं तो प्लांट्स के ऊपर वाली टॉप पोर्शन को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हो रिमूवल ऑफ अपर बर्ड्स, या फिर अपर वाले पोर्शन को हम रिमूव कर देते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट का जो सर्कुलेशन है वो लेटरल पोर्शन में हो और हमारा बेहतर ब्रांचेस बन सके, बेहतर पोड का फॉर्मेशन हो सके, है ना। क्योंकि एक्सेस हाइट बढ़ा के क्या करोगे, तो इसलिए बेटर है कि ऊपर की तरफ आप नोच दीजिए, काट दीजिए, है ना। आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखिए सब फार्मर्स क्या कर रहे हैं, निपिंग कर रहे हैं, है ना। देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, निपिंग कर रहे हैं। नो, वीड मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट यहाँ पे इंटर कल्चर ऑपरेशन करना है वो आप 30 दिन के बाद कर सकते हैं, हैंड वीडिंग कर दीजिए। सेकंड आप 50 डे के बाद कर दीजिए, और हो सके तो आप प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का यूज़ कीजिए, जैसे पेंडिमेथिलिन हो गया, फ्लूक्लोरेन हो गया, बेसिलिन हो गया, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो फीड मैनेजमेंट करने के लिए। मोस्टली हम पेंडिमेथिलिन का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए मैं जैसा बता रहा था कि निपिंग का प्रोसेस, तो देखिए यहाँ पे निपिंग याद रखिएगा हमेशा ये ग्राम में या फिर चिकपी वगैरह में किया जाता है। ठीक है, अगर आप केमिकल यूज़ कर रहे हो निपिंग करने के लिए, निपिंग का केमिकल भी आता है जिसके लिए वो उसका नाम क्या है, जो केमिकल आप यूज़ करेंगे निपिंग करने के लिए वो है आपका TIBA। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे हम जैसे कि प्लांट का हाइट 15 से 20 सेंटीमीटर का हो जाता है या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 30 से 35 दिन के बाद उसके ऊपर वाले एपिकल पोर्शन को हम रिमूव कर देते हैं ताकि ब्रांचिंग और हमारे फ्लावरिंग में बेहतर न्यूट्रिएंट सर्कुलेट हो सके और हमारा पोड फॉर्मेशन अच्छा हो सके। ठीक है, और इनके हम हार्वेस्टिंग और इल्ड की बात करें तो आप हार्वेस्ट कब करेंगे, जब देखेंगे कि आपका जो चिकपी का प्लांट है वो ब्राउनिश होने लगा, मतलब ब्राउन कलर का होने लगा। आप एक चीज़ हमेशा देखेंगे कि जब ये ब्राउन होता है ना तो इनके जो पोड होते हैं वो पोड थोड़ा टाइट हो जाएंगे और ये फटने लगेंगे। जब पोड फट जाएगा तो इनके जो सीड्स है वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ लेना कि इसके हार्वेस्टिंग करने का टाइम आ गया है, इसको आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए। और इसको जब हम स्टोर करेंगे तो आपको स्टोर करने वक्त एटलीस्ट 12% मॉइस्चर होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा मॉइस्चर रखोगे तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसको पहले हम हार्वेस्टिंग करने के बाद इसको थोड़ा सा हम ड्राई करते हैं ताकि जो मॉइस्चर लेवल है वो 12% रह सके और हमारे बेहतर लंबे समय तक ये स्टोर हो सके। ठीक है, इनका ईल्ड की बात करें तो अगर इरीगेटेड कंडीशन है तो फिर इनका ईल्ड जो है वो ज़्यादा आता है 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर, और अगर रेनफेड एरिया है तो फिर इनका ईल्ड थोड़ा सा घट जाता है 15 to 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है,
कुछ इंपॉर्टेंट नोट है फ्रेंड, इसको आप याद कर लीजिएगा। जस्ट मैंने आपको बताया था कि आप जो खाते हो प्लांट्स को उखाड़ के बिना धोए, तो उसमें सोवर टेस्ट आता है जस्ट बिकॉज ऑफ उसमें मैलिक और ऑक्सलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड ज़्यादा होता है, ऑक्सलिक एसिड थोड़ा सा कम होता है ना। अगर आप जो ग्राम के सीड्स है उनको आप थोड़ा सा 8 टू, मैं बताया था उसका जो डिजायरेबल डेप्थ है, सोइंग डेप्थ, वो 8 to 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अगर आप 10 सेंटीमीटर के आसपास उसको सोइंग कर रहे हो तो वो क्या करेगा, विल्ट जो डिजीज़ होता है उससे उसको बचाएगा। तो डीप सोइंग हम इसलिए करते हैं ताकि उसमें विल्ट का कोई अटैक ना हो सके, है ना, विल्टिंग ना हो सके। और अगर आप लेट सोइंग कर रहे हो, मतलब आपको 15 अक्टूबर तक एटलीस्ट सोइंग कर देना चाहिए, लेकिन आप अगर उससे डिले कर रहे हो तो ये पॉड बोरर का इन्फेस्टेशन हो सकता है, वहाँ पे पॉड बोरर अफेक्ट कर सकते हैं आपके चिकपी को, ठीक है। और अगर आप पहले सोइंग कर रहे हो, मतलब टाइम से पहले सोइंग कर दिया आपने, या फिर आप जो ग्राम के सीड हैं उसको आप 8 सेंटीमीटर डिप में ना जाके आप 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स हैं उसको आप सोइंग कर दे रहे हो, तो ये विल्ट अटैक कॉज कर सकता है, ठीक है, विल्टिंग अटैक हो सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम लोग आज बात किए चिकपी के बारे में, इससे ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं जाता है। जो डेटा आपको मैंने प्रोवाइड किया है उसको आप एज इट इज़ 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। कोई हार्ड ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा, और 1000 बुक पढ़ने से बेटर है कि आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए। मैं सारे डेटा को अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा लिया हो, नहीं, मैंने सारे ICAR के कंटेंट को ही यूज़ करता हूँ। हम हर वीडियोज़ में जो हैं वो ICAR के कंटेंट को ही यूज़ करते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे वीडियो को फॉलो कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। मैं कभी बोलता नहीं हूँ, बट अगर लाइक करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ये नोट्स हम आपको वहीं पे प्रोवाइड कर देंगे, आप डाउनलोड करके एक बार रिवाइज करते रहना, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।